जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग आज एक बहुत ही शानदार क्लास देखने वाले हैं। जी हाँ, आज एक तरीके से क्लास की जगह हम लोग खेलने वाले हैं ना। आज मजा आने वाला है, किसका कितना क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि आज एक तरीके की रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, या रिवीजन क्लास कहें या ऐसे कहें कि आज कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए सामान्य रखूंगा, जो जनरल क्वेश्चन आप लोग पेपर में लिख के चले जाते हैं जल्दबाजी में या थोड़ी सी गलती के कारण। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें समय रहते देख लेना चाहिए, नहीं समय आने पर ये बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ देते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आज हम सभी लोग देखने वाले हैं, इनको करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो दोनों सब कुछ क्लियर है, सारी चीज़ें साफ दिखाई सुनाई दे रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज 2 घंटे की आप सभी लोगों की क्लास होगी, पहले ही जान लीजिए। 2 घंटे में कोशिश रहेगी लगभग 70 क्वेश्चन आप सभी लोग कराया जाए। ठीक है, समझ आ रही बात? भाई इसको ऑन करना, तो ये देखना यहाँ से बंद है क्या? हाँ ठीक है, जाओ। चलो तो शुरू करते हैं भाई साहब आज की क्लास। मेरे प्यारे साथी, जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, तुम्हारे ऊपर किसी की निगाह है। कोई ऐसा है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर नजर नहीं है। तुम्हारे कर्मों का इतिहास जब खंगाला जाएगा तो वही निगाह गवाही देगी, ये नहीं रहे जो ऐसे किए थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो क्या कर रहे हैं, कम से कम उसमें इतना विश्वास हो, जो भी आपके कर्म हो उसमें इतना विश्वास हो कि जब कोई ये कहे कि भैया कर्मों का हिसाब होगा, जो किए हो वही भोगोगे, तो डरो ना, जबकि मौज में आ जाओ। ठीक, हम तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। अभी तुम्हें कोई कह दे कि जो किए हो वही भोगोगे, अब मर जाओगे तुम छाती पीटे। तुम्हें पता कितने महापापी आदमी हो, है कि नहीं है? लोग दिन भर घंटी बजा रहे हैं, दिन भर नमाज पढ़ रहे हैं, दिन भर कुछ भी कर रहे हैं खूब दिखावे में, अब अंदर से जान लियो खतरा है। तो जब तक अंदर से आत्म शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी आजकल देखो, अच्छा ईश्वर की शरण में भी आदमी तभी जाता जब गरीबी बेरोजगारी परेशानी में हो। पैसा इसे थोड़ा कमाने लगता है, जावे नहीं करता है, कहता है अरे हम ही हैं जो हैं। अभी विराट कोहली जी गए थे प्रेमानंद महाराज के यहाँ, देखे होगे आप लोग वीडियो। इसके पहले भी एक बार गए थे, एक बार अभी गए थे, हाल चाल लेने गए, भक्ति उक्ति मन लगाने के लिए। फॉर्म खराब चल रही है तो कहे कुछ हो जाए कृपा। हो जाए कृपा मीन्स कि जब आप संतों के बीच में बैठते हैं तो एक अलग वाइब्स आती है। क्यों? क्योंकि वहां उसी तरीके का उच्चारण होता रहता है, उसी तरीके काम होता रहता है। जहां पर आप बैठेंगे, जैसे वहां का माहौल है, वहां पे जैसा काम हो रहा है, वैसा ही वहां पे वाइब्स वैसी आएंगी और वैसे ही काम होगा। इसलिए अच्छी जगहों पर बैठो, अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छा बोलो, अच्छे से पढ़ाई करो। और शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है 12 मासी नदियां जिन्हें हम पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, इनमें पानी कहां से आता है? जो 12 मासी नदियां हैं उनमें पानी कहां से आता है? ठीक है, वृष्टि से मतलब बारिश से, बर्फ के पिघलने से, ठीक है, आकाश से और जमीन से। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक तरीके से आपके मन में डाउट क्रिएट कर सकता है, परंतु याद में रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिया जाएगा। लगभग लोग लगाए हैं, क्योंकि आज खेल खेल है तो आज इनको खूब मजा आ रहा है, कह रहे हैं आज सारा क्वेश्चन वो मार देंगे सर। तो बर्फ के पिघलने से ही 12 मासी नदियों को पानी नहीं मिलता, सिर्फ एक के कारण नहीं, दोनों से मिलता है। एक तो बारिश से भी मिलता है इनको पानी, और साथ ही साथ बर्फ के पिघलने से भी मिलता है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, समझ बात? तो इन दोनों के पिघलने से इनको पानी कितना मिलेगा? ज्यादा पानी मिलता है, पानी ज्यादा मिलता है।
जब पानी ज्यादा मिलेगा तो हमेशा पानी रहेगा, है कि नहीं, हमेशा पानी रहेगा। ठीक है, जब हमेशा पानी रहेगा तो इसी को क्या बोल देंगे, सदावाहिनी नदियां, ऐसी नदियां जिनमें पानी हमेशा रहता है। लगभग रहता है का मतलब ये नहीं तुम्हारे जो है शहर के किनारे थोड़ा सा पानी जलस्तर कम हो गया तो पानी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है ना, सदावाहिनी या पेरेनियल रिवर इन्हें बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। यहीं पर अगर मैं एक तुलना करवा दूं आप सभी लोगों को कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, जो हमारे यहाँ प्रायद्वीपीय नदियां हैं, खास करके साउथ इंडिया में वहीं पर होंगी प्रायद्वीपीय नदियां, तो साउथ इंडिया की जो रिवर्स है उनको अगर आप देखोगे तो वे रिवर्स सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर आधारित पानी प्राप्त करती, बारिश होगी तब है ना पानी प्राप्त करेंगे। इसलिए टेंशन हो जाता है कि ये जब नदियां पानी नहीं बरसता है तो ये सूख जाती है, इसीलिए इनमें बड़ी बड़ी जहाज बाहर नहीं चला सकते, नाव नहीं चलती, कभी कभी एकदम पानी खत्म हो जाता। दूसरी बात, इनकी जो सतह है वो पथरीली होती है, चट्टानों की सतह होती है, तो पानी बहुत तेज बह भी जाता है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप सभी लोगों को बताना है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नमक कर का विरोध, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, भारतीय किसानों के अधिकारों की मांग। कल और परसों में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको बताया था कि दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेगा तो याद में रखिएगा, या इस तरीके से पूछे कि इनका अंतिम लक्ष्य क्या था, तो पूर्ण स्वतंत्रता वहां पर ध्यान में रखनी है बात को। किसके लिए लड़े थे, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। लेकिन जब यह आंदोलन स्टार्ट हो रहा है तो ये आंदोलन बेसिकली किसके रेफरेंस में स्टार्ट हो रहा है, ये आंदोलन स्टार्ट हो रहा है नमक कर के विरोध में। इसीलिए दांडी मार्च को ही क्या बोला जाता है, नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये आंदोलन स्टार्ट कब हो रहा है, तो ये आंदोलन स्टार्ट हो रहा है प्यारे साथियों 12 मार्च को। कब स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, अपने आश्रम साबरमती से चलते हैं। साबरमती से ये चलते हैं और ये पहुंच जाते हैं 5 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी, एक गांव है नवसारी जिला गुजरात में, तो वहां पर पहुंचते हैं। फिर सुबह उठते हैं, नहाते वहाते पूजा वूजा करते, कहते हैं आंदोलन शुरू करेंगे, और 6 अप्रैल को क्या कर देते हैं, इस आंदोलन की स्टार्टिंग कर देते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। कितने लोग चले थे, इनके साथ 78 अनुयायी चले थे। कहां से, साबरमती से निकले थे, और 50,000 से अधिक संख्या हो जाती है। 50,000 से ज्यादा लोग, लिव 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 जो बोलते हैं आज। गांधी जब खड़े हो रहे हैं, लाखों लोग खड़े हो जा रहा, पैसा देके और ट्रैक्टर टेम्पू और 300 रुपया और गमछा भेज के तुम्हें जो है चुनाव प्रचार में बुलवाना पड़ता है। कहे गमछा देंगे और 300 रुपया खाना, आएंगे तब। कहे ठीक है भैया आएंगे, जरूर आएंगे। और 24 दिन 241 मील की यात्रा इन्होंने की। कितना, अभी ये 241 मील कहीं पूछा था, 241 मील की, यही सब पूछ रहा है, 241 मील की। समझ रहे, समझ रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों से बनेंगे। ITRE में भी पूछा है कि नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च का दूसरा नाम क्या है, नमक सत्याग्रह, या ऐसे पूछा नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है, दांडी मार्च का पूछा दूसरा नाम। अब सोचिए ये स्थितियां, तो आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलेंगे, ठीक है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है, बार बार इस चीज को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सभी लोग बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा के संदेश का प्रसार किया। आप सभी लोग बताना, कौन सा भारतीय शासक है जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश दिया। कौन है भाई साहब,
सभी लोग बताइएगा। तो इसमें कौन है? अशोक है, ठीक है ना, अशोक है, इसको याद में रखिएगा। कलिंग युद्ध कब हो रहा है? कमेंट कौन करेगा? कौन करेगा कमेंट? पूरा डिटेल्स लिखना शुरू कर दो। कब हो रहा है? कौनो नहीं बोला, कहला पहले उत्तर दे ले, खूब नाम आ जाए हमारे पोल में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 261 में, 261 में अशोक युद्ध कर रहा है, कलिंग का युद्ध। कलिंग बेसिकली क्या होता था? उसके व्यापारिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करता था, ठीक है ना, बार बार व्यापारिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करता था, जिसके कारण इसको 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस बात को भी आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं जिनको हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे अशोक महान के बारे में पूछा जाता है कि अशोक ने जो शिलालेख जारी करवाए और लघु शिलालेख, इस सब की चीजें। आवाज कम आ रही है, ऐसा है क्या? जरा एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए, वॉइस ठीक है? देखिए, इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई इसने जहां बुद्ध पैदा हुए अर्थात लुम्बिनी में, लुम्बिनी का टैक्स कितना कर दिया था? जब ये गया था तो लुम्बिनी का टैक्स इसने घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था। 1/6 से 1/8 कर दिया था। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुम्मनदेई से। कहाँ से मिलती है? रुम्मनदेई से मिलती है, इसको याद में रखिएगा। रुम्मनदेई लघु शिलालेख से मिलती है, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा नहीं लगती? पिछले 7 दिनों में इसको कम से कम इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको 5 बार करवाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है जिससे आपको ये चीज भूले ही ना, एकदम दिमाग एकदम रट जाए। जो हमेशा गलत होते उसको इतना याद कर लो, खत्म कहानी। और तुम ना याद करो, मैं खुद याद करूंगा। बताओ भैया किससे नहीं लगता? ऑप्शन मत रटना, नहीं बहुत मारूंगा। ट्रिक कौन सी है जरा बताना, ट्रिक। मृत सागर से सीमा लगने वाले देशों की ट्रिक कौन सी है जो आपको मैंने बताया कि इसको याद में रखना है? देखो कौन सबसे पहले कमेंट करके बताता है। हाँ, फिज है ना, क्या है? फिज है। इसको कैसे भी याद कर लीजिए, जेड लिख लीजिए, जे लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन क्या है एक्चुअल में? जॉर्डन, चाहे जैसे आप लिखिए, आपका काम है, ठीक है। तो फिर हाँ, बस याद होना चाहिए, बस फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, ये हो गया काम। अब बचा कौन इसमें से? तो लेबनान से सीमा नहीं लगती है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये काम हो गया। कल मैंने आपको इजराइल से सीमा लगने वाले देशों को भी बताया था, उसको भी याद में रखिएगा। नहीं पटरा हो जाओगे जब पूछेगा भैया, जान लियो ये सब क्वेश्चन जब पूछता है तो फ्री का नंबर है, प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा सारा। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत छोटा है, जहर है, लेकिन थोड़ा ऑप्शन और अगर तगड़ा बना दे तो उरे जहर हो जाए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछा रहा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या लियो लिप दिए, चाहे ए मारो चाहे डी मारो, दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो कंचनजंगा चाहे डालो, चाहे ए डालो, चाहे डी, सेम ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो सेम ऑप्शन चाहे जो मारा होगा। अब कोशिश करिएगा आप डी ही लगाइएगा, ऐसे सिचुएशन जब बने तो, ठीक है। देखो कोनो सी भी लगा रहा है, इसीलिए ऐसे लोग तो फंस ही जाते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इंडिया में ला दोगे माउंट एवरेस्ट, मतलब कुछ भी कर दोगे। भारत का सबसे ऊंचा पूछा गया है और मार दोगे कुछ भी। सही है, लगभग 62% लोग, मार 37% लोग सी लगा रहे हैं। लियो, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है भैया, मार दिए भारत में। अरे यार तुम लोग यार क्या क्या काम करते हो। देखो अगर ऐसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा शिखर, देखिएगा क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट क्या है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर भारत का कौन सा है? तो याद में रखिएगा K2 या गाडविन ऑस्टिन, K2 या गाडविन ऑस्टिन है, इसको याद में रखिएगा। दूसरी बात अगर हम कहें आप सभी लोगों से, दूसरी बात अगर कहें, भारत की, ध्यान से क्वेश्चन देखना, भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा शिखर,
सबसे ऊंचा शिखर। चाहे इन शब्दों का प्रयोग करें या ऑप्शन ही इस तरह से बना दे, तो मुख्य भूमि अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, कंचनजंगा लगाना है। ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा, चाहे जंगा लिखो, चाहे जंगा लिखो, चाहे जो लिखो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात देखिएगा आप सभी लोग, कंचनजंगा कहाँ पर है, आप सभी लोग बताइए, ये किस स्टेट में स्थित है, इसको आप सभी लोग बताइएगा। सिक्किम में। ठीक है, ये थोड़ा सा मामला इसका भी चलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना कि ये सिक्किम में सिचुएटेड है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पर दो चोटियां और हैं इसके साथ, कौन कौन सी, त्रिशूल, भगवान शिव भैया हैं, त्रिशूल और कामेत। ठीक है, इसको भी याद में रखिएगा। तो नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत, ये तीन प्रमुख चोटियां यहाँ पर स्थित है। माना नीति, डिपलेख दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। मुलिंगला इसमें एक दर्रा है, इसको भी याद में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन जरा देखो भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऐसा एक क्षेत्र है जो जर्मनी में स्थित नहीं है, जहां से कोयले का उत्पादन होता है। रूर घाटी, लॉरेन बेसिन, सार बेसिन या एचेन बेसिन। क्वेश्चन ठीक ठाक है, आपको बताना कौन सा ऐसा बेसिन है जो जर्मनी में स्थित नहीं है। ये लगा रहे हैं, कहाँ है रूर बेसिन, रूर बेसिन कहाँ है, गांव के पीछे, कहाँ है रूर बेसिन। है, अरे यार तुम लोग, शनिवार है, भगवान शंकर के दिन है, कुछ ले लिए हो क्या, ऐसे कौन लगाता है भाई। अरे यार तो पागल कर दोगे तुम लोग। लो, कह रहा कौन सा ऐसा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। कह रहे ये लगाएंगे, ये फोकस किस पे किए हैं कि जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र नहीं है, जर्मनी में हो लेकिन कोयला उत्पादन होता। भाई वॉइस ठीक है, ठीक है, आवाज ठीक है, थोड़ा आप अपना एक बार वीडियो कट करके यूट्यूब बंद करके फिर से चालू करो तो सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांस में बेसिन स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ लेगा, फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। थार का मरुस्थल है, कच्छ का रण है, लद्दाख है या चोलिस्तान है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सभी लोग बताइए फटाफट तेजी से बताइए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। ये मुख्य रूप से किस रीजन में है, तो मुख्य रूप से राजस्थान रीजन में है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है राजस्थान के किस रीजन में, तो राजस्थान के ध्यान में रखिएगा पश्चिमी राजस्थान वाले हिस्से में, पश्चिमी राजस्थान में ही ये सब है। ये मत सोचना पूरे पूरे राजस्थान में जब कुछ होवे नहीं करता, ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, सब चीजें ठीक है, व्यवस्थित हैं। थोड़ा रेगिस्तानी वाले इलाकों में आप थोड़ा सा जीवन जो है कठिन हो जाता है, आप लोग देखते भी होंगे इसको सोशल मीडिया वगैरह पे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, राजस्थान में ही क्या है, भाड़ला एक जगह है, राजस्थान में भाड़ला एक जगह है जहां पर सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पर बना हुआ है, सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न देखिए और सभी लोग आंसर करिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय के बागान है, सभी लोग बताइएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है, असम में, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु। फटाफट आंसर करो भाई, सबसे ज्यादा चाय के बागान कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा चाय के बागान असम में है, भारत में, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा दार्जिलिंग चाय, जिसको पहला जीआई टैग दिया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट जीआई टैग इसको दिया गया था, इसको भी याद में रखिएगा आप सभी लोग। साथ ही साथ एक दो चीजें और देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन, दुनिया में
मैक्सिमम टी प्रोडक्शन कौन करता है? मैक्सिमम टी प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टी प्रोडक्शन चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर भारत है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछ रहे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तो एक्सपोर्ट याद में रखिएगा श्रीलंका करता है। कौन करता है? श्रीलंका करता है। अभी फिलहाल हो सकता है इस साल जो डेटा आया, अभी तो आया नहीं शायद, चाय वाला, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, तो ये हो सकता है क्योंकि वहाँ आपातकाल वगैरह इस समय चल रहा था सिचुएशन, अगर एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ा होगा तो हो सकता है ये थोड़ा आगे पीछे हुआ हो, बट यही है, ये सारा बेच देता है जितना पता है। ये लोग पीते उते हैं, अपना मौज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाख लाख रुपए किलो चाय बिकती है, ठीक ना, 1-1 लाख रुपए किलो चाय बिकती है, लेकिन तुम्हारी चाय नहीं बिकेगी। चावल 200 रुपया किलो बिकेगा, लेकिन तुम्हारा चावल नहीं बिकेगा, फैक्ट्री में जाएगा तभी बिकेगा। तुम बोरा हो, तुम वही बोओगे ही। बार बार कहते हैं जागो जागो, किसान कहता है बीड़ी पी के फेंकते हुए, अरे जागो जागो, इनका क्या है, कैमरे के सामने आ गए हैं, बता रहे हैं जागो जागो। जागो गुरु, दुनिया में देखो क्या चल रहा है। अगला देखो क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग बताइएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ। इस क्वेश्चन को जरा देखिए और उसके बाद ऑप्शन देखिए। कुछ नहीं किया, इसने आपके दिमाग के साथ खेला। कितने बच्चे इस ट्रैप में फंसेंगे आप सोच नहीं सकते। उसने पूछा क्या संविधान सभा का अध्यक्ष, मार देंगे प्रारूप समिति, अंबेडकर देख के गलत कर देंगे। तो सोइए मत, क्वेश्चन करते हुए जागिए। इसीलिए आज खेल खिलवा दे रहा हूं, जिससे जितने शरीर में जो है कमजोरी आई हो सब सही हो जाए। 68% लोग मात्र सही किए, देख लो। मैं जो बात बोलता हूं उसको आप सोचा करिए। 31% से अधिक यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये गलती की। तो मेरा काम क्या है? गलती को सही करवाना, गलती को सही करवाना। तो भाई साहब राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बन रहे हैं? 11 दिसंबर। अभी कल क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें डेट नहीं दी गई थी, 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हो रही है। उसी बैठक में इसको बनाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं आप सभी लोगों को देखूं तो पहली बैठक कब हो रही है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हो रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी बैठक कब हो रही है? तो 13 दिसंबर 1946 को हो रही है, इसको याद में रखिएगा। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा क्या चुने जा रहे हैं? अस्थायी अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। बिहार के दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सभी लोग बताइए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कौन करता है? ठीक है ना, कहवा क्या होती है? कहवा होती भैया कॉफी। तो दुनिया में मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी इज प्रोड्यूस्ड बाय, कॉफी को दुनिया में आधे से ज्यादा जितना उत्पादन होता है कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राजील, कोलंबिया, युगांडा या वेनेजुएला। ध्यान में रखिएगा कौन करता है? ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के मैदानों को क्या बोला जाता है? फैजेंडा बोला जाता है, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। ब्राजील में कॉफी के मैदानों क्या बोला जाता है? फैजेंडा। कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? सैंटोस को। किसको कहा जाता है? सैंटोस को, इसको ध्यान में रखिएगा। सैंटोस को कॉफी पोर्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर करिए। क्या करें? भारतीय संसद का कौन सा सदन राज्यसभा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा सदन है जिसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं? देखो कुछ नहीं बोला, कह रहा राज्यसभा के नाम से जानते हैं। सोचिए, मैंने कहा ना कि आज खेल होगा, तो खेल होगा तो क्या राज्यसभा को यार राज्यसभा बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? अब इसी में आपको क्या ध्यान में रखना है, राज्यसभा को ही क्या बोला जाता है? द्वितीयक सदन बोला जाता है या द्वितीय सदन बोला जाता है। साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। और क्या इसको बोला जाता है? उच्च सदन के साथ इसको और क्या बोला जाता है? अस्थाई सदन बोला जाता है। अब जब भी क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा इनमें से तो कम से कम नहीं पूछेगा, तो एकदम खेलते रहो, मौज मौज में सीखते रहो। कितनी बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन हैव बीन प्रोवाइडेड। आप सभी लोग बताना किसमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या उपर्युक्त तो सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सीधी सी बात है।
अब देखिए बच्चा गलत क्या करे, जैसे लप से देखा तुरंत मार दिया पहला दूसरा। पूरे ऑप्शन हमेशा पढ़ा करो, भले पहला ही ऑप्शन समझ में आ जाए तुरंत, लेकिन पूरे ऑप्शन पढ़ोगे तो उससे कभी गलती करनी। देखो 56% लोग मात्र मारे, आपके सामने सारी चीजें हैं। 56% बच्चे मात्र सही किए। कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ना। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें प्यारे साथियों, तो फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के हैं? अभी 6 प्रकार के हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना? बात समझ आ रही? 14 से 18 है, 19 से 22 है, 23 से 24 है, 25 से 28 है, 29 30 है, 32 है। ये कुल मिला के मामला है, यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? ये मामला क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और सभी लोग बताइए। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था किस ग्रंथ में सबसे पहले उल्लिखित की गई थी? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात कहां पर आती है? सभी लोग बताइएगा फटाफट तेजी के साथ। वेदों में, महाभारत में, रामायण में या मनुस्मृति में? सबसे पहले अगर आप देखेंगे कहां पर आती है बात वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था की बात सबसे पहले वेदों में आती है। वेदों में ऋग्वेद में सबसे पहले, मैंने इसको बताया भी आप सभी लोगों को, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस बात का उल्लेख मिलता है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में। इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। अब यहाँ पर बात रही मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में अस्थाई व्यवस्था बना दी गई। वर्णाश्रम को क्या बना दिया गया? वर्ण व्यवस्था को अस्थाई व्यवस्था बना दिया गया कि इसमें जो जैसे जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ ब्राह्मण हो जाएगा, जो वैश्य के यहाँ वैश्य, क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रिय, शूद्र के यहाँ शूद्र। इसीलिए जब कास्टिज्म की बात आती है ना, जात पात की बात आती है, तो मनुस्मृति का विरोध किया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी मनुस्मृति में कहा गया है, ठीक। तो हम किसी एक बात को पकड़ के बैठ गए। दोष मनुस्मृति का नहीं है, दोष हमारा है। पापी हम हैं जो पकड़ लिए हैं। कोई कुछ भी लिखे, आजकल कोई कुछ भी लिख दे रहा तो हम मान ले रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। संत रोज चिल्ला रहे हैं, समाज सुधारक रोज चिल्ला रहे बेटवा दारू ना पियो, लो पी के नाले मुंह डाले पड़े हैं, उसको नहीं। किसी की बात को, कुछ भी आपको कुरान में कुछ नजर आए ये भी सीडी है, कहीं कुछ नजर आए कि ये गलत है, वो ना मानो, मनोमन करो, मानने के ऊपर होता है, क्या नहीं होता तो मान ले रहे कुछ। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लोगों के लिए किया था? भाई 21वीं शताब्दी है, डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हो, बढ़िया जियो यार जिंदगी, लाइफ क्वालिटी कुछ बड़ा कच 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 किए हो, दिन भर लड़ रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, पंचायत कर रहे हो। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और वैश्य। क्या हो जाएगा? दलितों के लिए। ये जो हरिजन शब्द था, इसको सबसे पहले यूज किसने किया? अभी तक कमेंट आ जाने चाहिए थे। हरिजन शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया भाई? ठक्कर बापा ने। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सबसे पहले हरिजन शब्द का यूज किसने किया? सबसे पहले हरिजन शब्द का यूज किसने किया? इसको ध्यान में रखिएगा, तो ठक्कर बापा ने, ठीक है ना। हरिजन मतलब हरि के जन, मतलब भगवान के बच्चे हैं सभी इंसान, ठीक है, लेकिन बेसिकली दलितों के रेफरेंस में ये प्रयोग कर दिया गया था। हालांकि इसका मतलब क्या है? सभी इंसान भगवान के संतान हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं उसी के संतान है, महिला पुरुष सब कुछ, हर कोई इस चर अचर जगत में कुछ भी जो है वो उसी का है, तो उसी का है तो भेदभाव करते। 2 घंटा आप हमारे लौट जाओ, उसी का है तो काहे भेदभाव करते? कहने की बात तो सही की। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? समान नागरिक संहिता भैया कहे जो भारत के जितने भी लोग हैं भैया क्या है, वो सब समान है। कहना नहीं हमको अधिकार चाहिए, हमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं चाहिए, लेकिन हमें शादी विवाह अपने हिसाब से करने दो। कहे ठीक है करो अपने हिसाब, चाहे मंदिर में करो। कहे नहीं हम 4 पत्नी से करेंगे, वो 3 से करेगा। अब कुछ लोग इसको डिफेंड कैसे करते हैं कि पहले जो है 4 शादियां होती थी, अब तो 4 गर्लफ्रेंड है, एक्सटर्नल अफेयर। भारत की संसद में एक सांसद ऐसा बोलता है, शर्म आनी चाहिए। आप सोचिए जरा स्थिति है, ये हमें पागल बना दिया। 4 बीवी रखे उससे अच्छा क्या है? चाहे ये रिलीजियस नहीं है, ये सोशल बीमारी है। क्या है ये? सोशल बीमारी है। आर्टिकल नंबर 44 में इसको खत्म करने की बात कही। लेकिन दिक्कत क्या है? आर्टिकल नंबर 44 क्या है? आर्टिकल नंबर 44 किस में आएगा भाई? 36 से 51 के बीच में आएगा। तो ये क्या हो गया? डीपीएसपी हो गया। अब डीपीएसपी लागू कौन करेगा? सरकार की इच्छा के अनुसार है। तो सरकार की इच्छा जब होगी तो लागू होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? इच्छा जब होगी, इसीलिए कुछ सरकारें लागू कर दे रही हैं, तो उसका विरोध चला। ये सब फालतू काम होता रहता है। सबसे पहले देखिए गोवा में पहले से ही लागू था, चूंकि पुर्तगाली आए थे, कहे हमारे कोनो नागरिक अलग व्यवस्था नहीं अपनाए, सबके लिए एक व्यवस्था है, ठीक है।
उसके बाद ध्यान में रखिएगा, अभी उत्तराखंड के द्वारा स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है जिसने लागू किया, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा स्टेट है जिसने इसको लागू किया। धीरे धीरे पूरे भारत में लागू होगी, एकदम फिक्स है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लागू होना चाहिए सब चीज ना। महिलाओं के साथ किसी तरीके के भेदभाव बर्दाश्त नहीं, एकदम बिल्कुल, ना महिला ना पुरुष, किसी के साथ भेदभाव नहीं। अगर आप डेमोक्रेटिक नेशन में रहना चाहते हैं तो आपको धर्म से ऊपर सोचना पड़ेगा, जाति से ऊपर सोचना पड़ेगा, समुदाय से और क्षेत्र से ऊपर सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, भारत में महिला सशक्तिकरण के दिशा में पहला कानून कौन सा था? आप जरा सोचिए, महिला सशक्तिकरण, भाई साहब महिलाओं को मार डाला जाता है आज भी दहेज के कारण। दहेज के कारण क्या होता है? मार डाला जाता है, क्योंकि जब हम शादी करके किसी लड़की को लाते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक रोबोट लाया है, और जब लड़की के माता पिता लड़के को जाकर ढूंढते हैं तो उन्हें लगता है कोई बस बिंबसार की 10वीं पीढ़ी का 8वां वारिस ही हो। गरीब आदमी या कोनो गरीब आदमी मतलब औसत दर्जे का आदमी चाहवे नहीं करते। दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, दहेज को खत्म करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण के दिशा में पहला प्रयास था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सभी लोग बताइए। 17th क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग बताइएगा। भरतनाट्यम तो शास्त्रीय नृत्य, आप जरा देख लीजिए, क्लासिकल डांस आपसे प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है जरा देखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कथक। कथक कुछ मुख्य रूप से कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में। ये बात क्लियर हो गई, बहुत बड़ी। उसके बाद भैया कथकली आपको ध्यान में रखना है। मोहिनी अट्टम आज आपको ध्यान में ये भी रख लेना है, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। दोनों कहाँ पर होते हैं? केरल में होते हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक डांस सुना होगा आंध्र प्रदेश का ना, आंध्र प्रदेश मैंने बार बार बताया, कच्ची पूड़ी खाएगा अंधा आदमी, तो कुचिपुड़ी, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत होते, एक तो मैं भरतनाट्यम बता ही दे रहा हूँ। भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में होता है, इसको याद में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो गया राइट आंसर, ठीक है ना। बी, यहू गलत कर दिए हो? अच्छा कोई नहीं, ठीक है, गलत किया कोई नहीं, आज से सीखो, सब लोग सीखो, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। तमिलनाडु में होता है, इसको याद में रखिएगा। सत्रिया, उसके बाद ध्यान में रखिएगा, सत्रिया सबसे ज्यादा भूलता है। सत्रिया क्या है? असम में होता है, इसको याद में रखिएगा। मणिपुरी कहाँ पर होता है? मणिपुरी कहाँ पर होता है? तो इसके नाम में ही मणिपुरी लगा हुआ है, मणिपुर में होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये उड़ीसा में होता है या ओडिशा में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, याद रखिएगा, नोट करके लिख लो, बिहू शास्त्रीय नृत्य नहीं है, नोट करके लिख लीजिए, बिहू शास्त्रीय नृत्य नहीं, नहीं लीप के चले आते हैं इसको, बिहू शास्त्रीय नृत्य नहीं है, नृत्य नहीं है, यही लिखवाना पड़ रहा, क्योंकि हमको पता है यही लिखते हैं ना, हम तो देखते हैं यही लिप के चले आते। ये क्या है? बिहू लोकल डांस है, ठीक है, लोकल डांस है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, सभी लोग बताइए। 18th क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार को सितारे जादूगर के रूप में बोला जाता है? सितारे जादूगर, सितार का जादूगर, पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली, बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए, सारे लोग बताओ फटाफट तेजी से। किसे बोला जाता है? तो पंडित रविशंकर को बोला जाता है, नोट कर लो, कभी पूछेगा तो खोपड़ा हो जाएगा सन, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, हम तो यार खेल खेल में करवा रहे थे, तुम लोग क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारतीय चित्रकला की मधुबनी शैली कहाँ से संबंधित है? मूल राज्य इसका क्या है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है? मधुबनी शैली कहाँ से संबंधित है? तो मधुबनी शैली बिहार से संबंधित है, ठीक है। एक चीज आप देखते होंगे, एक लोक नृत्य होता है नौटंकी, नौटंकी देखे को नहीं देखे? ठंडी वंडी में खूब गांव नौटंकी होती होगी, रजाई वजाई ओढ़ के लोग जाते हैं, उठे 70 रुपये ले लेंगे पानी बोतल और रख लेंगे, कहेंगे आराम से जो है गर्म पानी थोड़ा पियेंगे, देखेंगे नौटंकी। नौटंकी देखते रहे। नौटंकी के माध्यम से लोग जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, उनको पेश किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाती है,
ना, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है उसमें नाटक वाटक में, तो ये सब चीज़ होता है। नौटंकी आप देख रहे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब देखने को मिलेगा नहीं, मुझे लगता अब नहीं होती होगी, होती होगी गाँव में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन देखो भाई, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सभी लोगों को बताना है किसे नामांकित किया गया। मदर इंडिया, लगान या सलाम बॉम्बे या उपयुक्त सभी। मदर इंडिया आप लोग देखे होंगे, हो सकता है कभी सुने हो, ठीक है। लगान, सलाम, तो इनमें से कोनो मूवी नहीं देखे, तुम लोग बताओ कौन देखे हो। ये तीनों क्या है, नामांकित की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, नामांकित की गई है, इसको याद में रखिएगा। तीन के तीनों, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे एज इट इज पूछ लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 क्वेश्चन देखिए भाई साहब। 21वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप सभी लोगों को बताना है। सबसे बड़ा बांध भारत का कौन सा है। भाखड़ा नांगल बांध है, हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर बांध है या टिहरी बांध है। तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप सभी लोगों को बताना है। सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है, टिहरी बांध है, इसको याद में रखिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बड़ा मतलब यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बड़ा का मतलब यहाँ पे ऊंचा है, याद रखिएगा, ऊंचा पूछा गया है, ठीक है, या ऐसे पूछा गया, ठीक है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। भाखड़ा नांगल बांध जान ही रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भैया, जो क्वेश्चन का अर्थ है उसको मैंने बता दिया, किस रेफरेंस में उस क्वेश्चन को पूछा गया है, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। ये किस नदी पर बनाया गया, भागीरथी नदी पर बनाया गया। अभी कल ही बताया था आप लोगों को, लेकिन दूसरी क्लास में बताया था, पेड़ वाली में, ठीक है। रेलवे वाली चल रही, उसमें मैंने सारी परियोजनाएं, नदी वगैरह सब कुछ करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आप लोग बताइए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली, ठीक है ना। भारत में पहला आंतरिक अशांति के आधार पर, अभी तक यार क्वेश्चन नहीं बना, अभी मुझे अशांति के आधार पर बना होगा जरूर, आधार पर आपातकाल लगाने वाली पीएम, इन्हीं के द्वारा घोषित किया गया था। यह है इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए। 23वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अभी मैंने बताया था मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 प्रकार के हैं। तो ये किस भाग में है, भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका, कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ये किसमें है, तो भाग 3 में है, इसको याद में रखिएगा। आप सभी लोगों के सही होंगे। पहले कितने थे, 7 थे, अभी कितने हैं, 6 हैं। कम कौन सा हुआ है, तो 30% लोग मात्र सही दिए, गलत तो नहीं लगा दिए, यही तो लगाए 30%। भाग 3, चलो ठीक है, कोई नहीं। भाग 3 याद में रखिएगा, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट पहले कितने थे, पहले 7 थे, ठीक है। तो भैया हो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, इसको याद में रखिएगा, इसके द्वारा जो है 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसको हटा के कहां पर डाल दिया गया है, भाग 12, भाग 12 आर्टिकल नंबर 300A, ठीक है, इसको याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए और सभी लोग बताइए। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जाइए, कुछ मत सोचिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सर्वप्रथम आपको जो काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा, पढ़ाई, लगातार पढ़ाई, तभी होगी बेरोजगारी की विदाई, ध्यान रखना। हाँ, सबसे अच्छा चारा यही, पढ़ लिख लो, नौकरी ले लो। बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहने किस भारतीय संत ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, कबीर, तुलसीदास, रविदास या रैदास। हालांकि इसमें से बहुत तो ठीक है, लेकिन कबीरदास को आप ले सकते हैं। संत रविदास भी इसमें शामिल रहे हैं, ज्ञानेश्वर बाद में आए हैं, इसीलिए चूंकि शुरुआती संत कबीरदास है, इसीलिए कबीरदास को उत्तर के रूप में
ले लिया गया है। मुझे लगता है पोल सही काम नहीं कर रहा है कि काम कर रहा है, कर रहा है। डी लोग 60% दे रहे हैं, ठीक है। याद में रखिएगा कबीर किसके समकालीन थे, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसको याद में रखिएगा। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसको याद में रखना है आपको। एक चीज और यहाँ से पूछा जाता है, अलवार संत और नैनार संत। अलवार संत कौन है भाई साहब, किसके उपासक थे, और नैनार संत किसके उपासक थे, ये सभी लोग बताइएगा। अलवार जो संत थे ये किसके उपासक थे, किसकी पूजा करते थे, और नयन, नयन किसके पास है, तीसरा नेत्र, ध्यान में रखिएगा। तीसरा नेत्र अगर आप देखोगे तो भगवान शिव के पास है, तो शिव के उपासक थे, इसको याद में रखिएगा। शिव की पूजा करने वाले दक्षिण भारत में नयनार अपने आप को कहलाते थे, ठीक है। और विष्णु की पूजा करने वाले, याद में रखिएगा, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले अलवार संत कहलाते थे, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन क्या कर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। सभी लोग बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा, एक बार थोड़ा सा जोर लगाओ क्लास में सभी लोग, तो थोड़ा माहौल बनाओ जितने लोग हो। चलो भाई, विकास शर्मा हो क्लास में, गुड़िया, चलो तृप्ति भी है बहुत बड़ी, श्वेता, रोमा, ज्योत्सना, अंकिता, वृष्टि। चलो भाई, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या इनसैट। तो पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। कौन सा था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को भैया साइकिल पे लाद के ले गए, गाड़ी वैसे छोट गई, ट्रक जो होती है उसे लाद के ले गए, फिर साइकिल वाइकिल उसका शुरुआती फेज दिखाते हैं। अब जरा सोचिए, वहां से भारत आज यहाँ पहुंच चुका है, ज्यादा दिन थोड़ी बल्ले हो, 75 में हुआ था लॉन्च, 25 उधर 25 इधर, 50 साल हुए बस। 50 साल में आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देश बन गए, ओनली 50 ईयर्स। आप कल्पना करिए कितनी मेहनत की है भारत में, कितनी मेहनत की, आप जरा सोचिए, बहुत मेहनत की है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के आखिरी मुगल सम्राट कौन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के आखिरी मुगल सम्राट कौन थे, बताइएगा। बहादुर शाह प्रथम, या बहादुर शाह द्वितीय, या शाह आलम द्वितीय, या अकबर द्वितीय। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के आखिरी मुगल सम्राट लास्ट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं, बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, याद में रखिएगा। जफर उपाधि इनकी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 92% लोग सही दिए हैं, बहुत बढ़िया। पोल मतलब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनको क्या कर दिया जाता है, देश निकाला की सजा दी जाती पकड़े जाने के बाद, और इनको भेज दिया जाता है म्यांमार, ठीक है ना, म्यांमार इनको भेज दिया जाता है, वहीं पर इनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पानीपत का तीसरा युद्ध किन दो मुख्य शक्तियों के बीच में लड़ा गया था, मुगल और मराठे, मराठे और अफगान, मुगल और अंग्रेज, या मराठे और निजाम। तो पानीपत का तीसरा युद्ध सभी लोग बताइएगा, जिसको पोल नहीं मिलता यहीं से आंसर देता रहे, कोई दिक्कत नहीं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, पानीपत के युद्ध, पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था बताइए। एक मैंने ट्रिक बताइए, पान खा चल घर, ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम है। किसके द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम है, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम है। इसको ध्यान में रखना, पढ़ लेना सही से, नहीं हो जाओगे बोरा, फिर बच नहीं पाओगे, फिर बाद में ना कहना बच नहीं पाए, पड़ गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है, ठीक। तो पानीपत का पहला युद्ध, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हो रहा है, 1761 में, 1761 में, 1761 में मराठों और अफगानों के बीच में हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 था, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, 28वां, किस भारतीय क्रांतिकारी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक माना जाता है। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु को, या सुखदेव को। सभी लोग बताएं किसे संस्थापकों में से एक माना जाता है, आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है ना। सभी लोग बताइएगा फटाफट तेजी के साथ, कौन है एक जिसे माना जाता है संस्थापकों में से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ये भी शामिल थे, एचआरए में भी शामिल थे, और एचएसआरए में भी शामिल थे, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना। इसको दोनों लोग दोनों में शामिल थे, बहरहाल चाहे जो आप ऑप्शन लगा दे, ठीक है। काम नहीं कर रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, काम करवाने के लिए इसको विदिन 30 सेकंड लगाना पड़ेगा। चलिए,
आप लोग 20 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च शुरू किया? 20 में, 30 में, 42 में या 47 में? किस वर्ष शुरू किया? 1930 में। इसको याद में रखिएगा। नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च कहते हैं, दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह कहते हैं, इसको याद में रखिएगा। इसी के बाद क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसको याद में रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था? जिससे गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए मनाया जा सके, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 93% लोगों ने सही किया। गांधी इरविन पैक्ट की डेट कमेंट करिए जरा, कौन कमेंट करेगा डेट? गांधी इरविन समझौता, हाँ विकास शर्मा, बहुत बढ़िया। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा है। इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? आप लोग बताइए। आज मैंने बताया पहले कि आज खेल खेल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे थोड़ा आप लोग रिफ्रेश भी हो जाओ और जो क्वेश्चन छूट रहे हो ऐसे चवन्नी ठन्नी वाले वो हो भी जाए इसमें, ठीक है। तो बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो किसके समय में? शाहजहां के समय माना जाता है कि इसका निर्माण करवाया गया भाई साहब। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? वास्तुकार कौन था ये बताइएगा सभी लोग। और यहाँ पर आपको जो पेपर में पूछा था, जो प्रमाणिक है वही लगाना है व्हाट्सएप वाला ज्ञान यही नहीं लगाना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक। अहमद लाहौरी कौन था भाई साहब? अहमद लाहौरी था, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का कौन सा क्षेत्र चिल्का झील स्थित है? कौन से क्षेत्र में चिल्का झील स्थित है? केरल में, गुजरात में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? चिल्का झील है क्या? एक चिल्का झील एक लैगून लेक है, इसको याद में रखिएगा। क्या है? एक लैगून लेक है। लैगून लेक मतलब समंदर का पानी आके रुक जाता है गड्ढे में, वही लैगून लेक बन जाती है। तो ये कैसी होगी? ये खारी होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 100% लोगों ने सही उत्तर लगाया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में सदाबहार वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड द मोस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे आप लोग बताइए? पश्चिमी घाट पर पाए जाएंगे, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पर होता है। तो मैक्सिमम क्या होगा? यहाँ पर वन भी होगा। अब पश्चिम वाले कौन से दिया? राजस्थान पश्चिमी घाट पर स्थित है, नहीं उत्तर प्रदेश स्थित है, नहीं मेघालय स्थित है, नहीं केरल स्थित है। केरल क्या लगा देंगे? राइट आंसर के रूप में हम टिक कर देंगे भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। केरल में ही मैंने आपको बताया था 16 घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। 16 घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको याद में रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33, और बताइए फटाफट क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। एक सामान्य सा, बेहद सामान्य सा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो कौन सी है इनमें से? गंगा है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल मिला के लंबाई है, सबसे लंबी है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, इसको याद में रखिएगा। सबसे पवित्र नदी है, इसको याद रखना। गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको याद में रखिएगा। सबसे लंबी नदी है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? एक चीज और याद रखिएगा, इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे दक्षिण की गंगा बोलेगा तो आपको कावेरी लगाना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण की गंगा, हालांकि एनसीईआरटी नहीं लिखती है, मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कावेरी लगाना है, जो आपका आयोग मानता है, ठीक ना। उसके पीछे का रीजन ये है, कावेरी में वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर जल रहता है। तो अगर हम बात करें इसे दक्षिणी गंगा क्यों बोलते हैं? दक्षिणी गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है साउथ की, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, इसी को बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहता है, ठीक है, इसको भी याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन देखिए भाई साहब।
सभी लोग इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। SST बाय योगेंद्र सर। पढ़ते रहिए, डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है। कल मैं आप सभी लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस कराऊंगा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो चावल का कटोरा तो नहीं मुझे पता है, लेकिन कटोरा जरूर आ जाएगा हाथ में। तो कटोरे से बचने के लिए आपको चावल का कटोरा पढ़ना पड़ेगा। चावल का कटोरा किसे कहते हैं प्यारे साथियों? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे उत्पादन भी बहुत बढ़िया से होता है, और दूसरी बात यहाँ पर खाया भी खूब जाता है, ठीक है ना। अब बात रही चावल का कटोरा, क्या मैंने बार बार बताया है, तो प्रोडक्शन बेस्ड ये होता है। जब जिसका प्रोडक्शन जैसे होता है वैसे ही चावल का कटोरा कह दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल को भी चावल का कटोरा कई बार आप लिखा हुआ देखते होंगे, नहीं देखते? आंध्र प्रदेश को भी चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन आपको जब इस तरीके से ऑप्शन बने तो आप छत्तीसगढ़ आपको लगाना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है, याद रखिएगा। इसकी एक ब्रांच कहाँ पर खोली गई है? यूपी के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में 7 बहनों के नाम से, कौन से ऐसे राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं? 7 सिस्टर्स जिन्हें बोलते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सिक्किम आप देख रहे हैं, सिक्किम को छोड़ दीजिए, को छोड़कर पूरब के जितने हैं सब, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद असम ले लो, इधर से चलो, मेघालय ले लो, ठीक है, मणिपुर ले लो, मिजोरम ले लो, त्रिपुरा ले लो, नागालैंड ले लो, खत्म कहानी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही 7 तो हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, पूर्वी भारत मत लगा देना, उत्तर पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और सभी लोग बताइएगा। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति का प्रावधान है? आपातकाल किस में है? अब देखिए, ये मार खाने वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना? सभी लोग बताइएगा। 352, 356, 360 या 365? हाँ, फिलीपींस की ही एक शाखा है, ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान की। क्या हो जाएगा? आपातकाल की स्थिति। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लड़ना नहीं भैया इसको सब सही हो जाएगा, नहीं। हम कहते हैं लड़ने वाला काम बाद में है, पहले एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्वेश्चन वहां लगा के आना है ना। हाँ, पहले ही बता देता हूं क्यों। जब भी सिर्फ आपातकाल की बात करें नॉर्मली और इस तरीके से क्वेश्चन दे, तो हमें समझ लेना कि यहाँ पर हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। हालांकि अब आप देख रहे होंगे, अब ये जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया कितना दबाव न बन गया है आयोग पे। अभी बीपीएससी ने दिया, देखे 3-4 क्वेश्चन निपटाया, उसने पटरा किया, भगाया, उसमें स्पष्टीकरण दिया क्यों। तो ऐसे आप बहुत सारे चीजों को आप देख रहे हैं जो सुधार धीरे धीरे हो रहा है, और आगे चल के और अच्छा सुधार होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग बताइए। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, जो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसको याद में रखिएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और इसको इसी चीज का वेतन भी मिलता है, ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है। तो कौन थे पहले? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, और सभी लोग बताइए। 38, 38वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार है क्या? समानता और स्वतंत्रता दोनों हमारे लोकतंत्र के मेन बिंदु हैं, ध्यान में रखिएगा, लोकतंत्र के मेन बिंदु हैं। अगर समानता की बात करेंगे तो 14 से लेकर 18 तक है, 14 से लेकर 18 तक है, तो 14, 15, 16 सब में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखिए। कोई कभी कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। समानता का मतलब थोड़ी है कि 14 में है, 15 में है, 16 में नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18 इन तीनों में समानता का अधिकार है, इसको याद में रखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? 39वां क्वेश्चन। मजा आ रहा है खेलने में, अच्छा लगता है ऐसे जब क्वेश्चन कभी कभी आ जाए। किस अनुच्छेद के तहत भारत में नागरिकता की व्यवस्था की गई है? नागरिकता की व्यवस्था, सिटीजनशिप किस में कही गई है? आप सभी लोगों को अभी लोगों को बताना है। नागरिकता की बात करेंगे तो किस में की गई है? बताइए भाई, नागरिकता किस में है? 5 से 11 तक है, इसको याद में रखिएगा।
आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है, किस भाग में है जरा बताइए सभी लोग, कौन सा भाग है? तो भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में भारत एवं उसके राज्यों के बारे में, संघ के बारे में पूरी की पूरी बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर? कुछ लोग बी लगा रहे हैं, 1235 का है। कौन बताया तुम्हें 1235 है? गलती लगा, अभी बता क्या रहे हैं 1235। ठीक है, 1235 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है 12 से 35 में राजा। और 36 से 51 क्या है? नीति निदेशक तत्व है। क्या है? चाहे इसी को राजा निदेशक लिखो और चाहे निर्देशक लिखो, ध्यान रखिएगा, दोनों एक के बात है। डीपीएसपी अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वर्णित है? बताइए। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में? सभी लोग बताइए किस में वर्णित है? भाग 3 में हमने अभी बताया मूल अधिकार वर्णित है। क्या है? मूल अधिकार है, तो भाग 3 तो लगा मत देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाग 4 में वर्णित है। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघ के बारे में बात कही गई है। भाग 6 में किसकी बात है? तो राज्यों के बारे में बात बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 10% लोग में से 9% ऐसे हैं जो ए लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? गलती ऐसी मत करिए, सीखिए। रसरी यावत जात से जड़पत परस निशान। ठीक है, जड़ मतलब जिसकी बुद्धि नहीं है, एकदम अचेतन हो गया है, उस पे भी निशान पड़ जाता है। तो डेली प्रैक्टिस करने से सब कुछ बुद्धि जो है आगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना? हाँ, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है लगातार बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए और सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। किस सामाजिक सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? आप सभी लोग बताइए। ज्यादा तेज तो नहीं करवा रहे, हमें लग रहा है ज्यादा तेज क्वेश्चन करवा रहे। बताओ जरा, किस सामाजिक पोलवा बहुत तेज भगा रहा है? नहीं भाग जाता है, तुम्हारा पोल में नाम नहीं आएगा, हमें बहुत टेंशन है कि तुम्हारा पोल में नाम नहीं आएगा। बताइए, सामाजिक सुधार किसने किया? सत्य शोधक। सत्य में क्या होती है? एक ज्योति होती है, एक प्रकाश होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन कर रहा है? बताइए। ज्योतिबा फुले कर रहे हैं, और क्या? वही तो पूछा है। हाँ, कब की जा रही है? 1870। कौन नहीं आया? कमेंट करो। 1873 में। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, 1873 में। मनीष बहुत अच्छा। ठीक है, इनकी किताब कौन सी है? गुलामगिरी इनकी किताब है। गुलामगिरी क्या है? इनकी किताब है, इसको याद में रखिएगा। काश्तकार की चाबुक इनकी क्या है? किताब है। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। ठीक, ये मुख्य रूप से जो समाज में जिनके साथ भेदभाव होता था, अस्पृश्यता होती थी, छुआछूत होती थी, उन सब पे जो है इन्होंने प्रहार किया हुआ है कि ये सब काम गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन लीजिए, सभी लोग बताइए। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? बताइएगा। राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को है, बाल गंगाधर तिलक को है, या दयानंद सरस्वती को है? तो सती प्रथा को भैया समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। ठीक है ना? राजा राम मोहन राय ने 1829 में मुख्य रूप से इसको समाप्त करने में विलियम बेंटिक की मदद से जो है काम किया। विलियम बेंटिक की मदद से क्या किया इन्होंने? काम किया, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विलियम बेंटिक की मदद से इसको समाप्त करवाया। ठीक है ना? क्योंकि यही कौन था उस समय? यही था प्यारे साथियों, गवर्नर जनरल। अब बेंटिक वही खत्म करता है ना। ठीक है, याद में रखिएगा, गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, कई बार ऐसा पूछता है, जैसे राजा राम मोहन राय को आप देखेंगे 1828 में इनके द्वारा क्या बनाया जा रहा है? ब्रह्म समाज बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ब्रह्म समाज बनाया जा रहा है। 1815 में इनके द्वारा क्या बनाया जा रहा है? आत्मीय सभा बनाई जा रही है। आत्मीय सभा, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, अगर इसमें बात करें राजा की उपाधि इनको किसने दी, तो राजा इनका नाम नहीं था, राजा की उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था राम मोहन। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। ये अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय सेकंड है। लेटर मुगल पीरियड में एक शासक होते हैं अकबर द्वितीय। ठीक है, उनके द्वारा। और इनको आप जानते हैं विवेकानंद को। विवेकानंद ने 1893 में क्या किया था? 1893 में इन्होंने क्या किया था? शिकागो के धर्म संसद में गए थे। शिकागो
धर्म संसद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे गुरु इनके? रामकृष्ण परमहंस थे, इसको याद में रखिएगा। और रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे, इन्हीं के नाम पर क्या किया गया था? रामकृष्ण मिशन लॉन्च किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को आप जानते हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए डेली। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, किस सामाजिक सुधारक ने वैदिक समाज की स्थापना की? कौन सा ऐसा समाज सुधारक है जिसने वैदिक समाज की स्थापना की? आप सभी लोग बताइए, कौन है जो वैदिक समाज की स्थापना कर रहा है? सभी लोग बताओ भाई, वैदिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है? दयानंद सरस्वती के द्वारा, इसको याद में रखिएगा। और इन्होंने बेसिकली बनाया क्या था? इन्होंने बेसिकली बनाया था आर्य समाज। आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने वैदिक समाज स्टेब्लिश करने की बात की। आर्य समाज कब हो रहा है? 1875 में, ठीक है। 1875 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो जा रही। दयानंद सरस्वती को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। क्या नाम था भैया? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइएगा, किस भारतीय समाज सुधारक ने पृथ्वीराज रासो की रचना की? कौन ऐसा है जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है? किसने रचना की? सभी लोग बताइएगा। चंद बरदाई, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो इतना सरल ऑप्शन तो जीवन में मिलेगा नहीं ना, याद रखिएगा। किसने की? चंद बरदाई ने की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस। रामायण नहीं लिखा है, याद रखिएगा। रामचरितमानस है, अवधि में लिखा है। किस में लिखा है? अवधि में लिखा है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। अवधि में है। अवधि मुख्य रूप से आप देखेंगे अवध क्षेत्र, मतलब लखनऊ और अयोध्या के आसपास वाला जो रीजन है यूपी के, उसमें मुख्य रूप से ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसको याद में रखिए। कबीरदास, सूरदास को ध्यान में रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण भक्ति शाखा के संत हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ते सुनते होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइएगा। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय महिला को भारत की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है? भारत की नाइटिंगेल के रूप में किसे जाना जाता है? सभी लोग बताइएगा। तो भारत की नाइटिंगेल के रूप में लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान या मदर टेरेसा। भारत की नाइटिंगेल के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ भाई, बताओ सारे लोग, किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। अब सरोजनी नायडू को बताओ, इनके बारे में कुछ एक विशेष चीज है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है सरोजनी नायडू के बारे में। क्या पूछा जाता है? ये पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही। पहली भारतीय महिला है जो 1925 कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष रही। ठीक है, इसको याद में रखिए। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी लोग बताइए। पहली महिला अध्यक्ष अगर सिर्फ ऐसे पूछ ले, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। कांग्रेस की पहली, ऐसे सिर्फ लाइन यही लिखी जाए, महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, इसको याद में रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अगले क्वेश्चन पे चला जाए भैया, सेकंड रुकना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? 46वां क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हरित क्रांति के नाम जाना जाता है, इसकी शुरुआत किस दशक में हुई? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? सभी लोग बताओ। 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में या 80 के दशक में? जवान जवान आदमी पढ़ाने लगे, तेज तेज पढ़ा दे रहे हैं। अभी जब पहले जमाना हुआ करता था। तो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 पहले जवान आदमी से पढ़ाते थे। भारत में तो पूछ रहा है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन इन्वर्टेड कामा में है और ब्रैकेट में लिखा है, इसे कहते हैं बेटा हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ऐसे बता, क्वेश्चनों पढ़ने 10 मिनट लग जाता। तो आदमी जो है कौन 70 के दशक मार रहा है? 70 मतलब 70 के बाद से शुरू हो। चलो देखो, अब देखिए दूसरी बात, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आ रहा है, आप सभी लोग बताइए। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आ रहा है? कौन लेके आ रहा है? MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन के द्वारा लेकर आया गया, इसको याद में रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज और याद रखिएगा, अगर आपको पूछे इसका जो है हरित क्रांति का जनक दुनिया में, भारत में अगर पूछेगा तो ठीक है, अगर दुनिया में पूछे हरित क्रांति का जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, इसको याद में रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। और इसको इसी कारण से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका नोबेल दिया गया था, सभी लोग बताइए। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? याद रखिएगा, इनको जो नोबेल दिया गया था वो दिया गया था शांति के क्षेत्र में, शांति का नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन देखिए, सभी लोग बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग है, IT उद्योग है, रत्न और आभूषण उद्योग है, या पेट्रोलियम उद्योग है? भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसका करता है? तो सबसे ज्यादा भारत जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा वो सेवाओं का करता है। किसका? सेवाओं का करता है। लेकिन सेवा उद्योग थोड़ी है, यहाँ उद्योग की बात कर रहा है। ठीक है, उद्योग किसका करता है? IT का। किसका करता है? IT का। इसको याद में रखिएगा, नहीं तो फंस जाओगे। ऑप्शन में देखिए, अलग अलग कंपनियों हमारे यहाँ जाके लोग काम नहीं करते हैं। क्या अमेरिका में हमारा बेटवा है भैया, 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, बेटवा बैठा अमेरिका में, पूरा यहाँ बैठे हैं। पैसा में कितनी ताकत है, आप सोचो, है कि नहीं? पैसा में जितनी ताकत दुनिया में कहीं है, कहीं नहीं। बैठे थे आराम से उत्तराखंड में, ठीक है, हेवन नदी के किनारे खटिया बिछा के सोते थे, पहुंच गए बिहार में, TRE 2 में टीचर बन गए। भारत में 9 उदारवादी आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1991 में हुई, इसमें कोई ज्ञान की बात है नहीं। 1991 में भारत इतना गरीब और विकट संकट में पहुंच गया था, इसके पास कोई चारा नहीं था उदारीकरण। जो लोग कहते उदारीकरण किया, अगर ना करते तो बर्बाद हो जाते, इसलिए करना पड़ा, मजबूरी थी भारत के, अब जानबूझ के नहीं किए, मजबूरी में किए उदारीकरण। ठीक है, और उदारीकरण किसी भी देश को देखो, जब आप ओपन होगे पूरी तरीके से कि कोई भी हमारे यहाँ आए और जिसके पास क्वालिटी हो काम करे, हर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए, काम करे, तो हमेशा आपकी क्वालिटी आगे बढ़ेगी, हमेशा। सबर नहीं सबर? सर मेरा मोबाइल अंतिम सांस गिन रहा है। अच्छा, मोबाइल अंतिम सांस गिन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, किस वित्त मंत्री ने 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू किया था? मनमोहन सिंह, PV चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा या अरुण जेटली? तो कौन लागू किए थे? मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? PM कौन थे? नरसिम्हा राव थे। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे बनते रहते हैं। 1991 में आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार का मतलब है कि हम ग्लोबलाइजेशन को, कई लोग नहीं जानते हैं यार आर्थिक सुधारों क्या, यही नहीं जानते। आर्थिक सुधार का मतलब है थोड़ी की कोई योजना बना के जो है आर्थिक सुधार की, ऐसा नहीं। बाहरी कंपनियों को अनुमति दी जा रही कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है तेजी के साथ, क्योंकि जो देश के उद्यमी थे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। लगभग 250 साल तो अंग्रेज लूटे, मार के पटरा किए, ठीक है ना।
और उसके बाद कहाँ किसके पास, कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा था, तो गिने चुने लोगों से थोड़ी चलता है काम। इसीलिए सरकार देखिए नए नए उद्योगपतियों को लॉन्च करती रहती है। आपके पास पैसा है 1000 करोड़, चलो थोड़ी देर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, काम करते रहो। भारत के किस राज्य में अमूल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना हुई? अमूल श्वेत क्रांति के माध्यम से इसका जन्म हो रहा है। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई भैया? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में इसकी स्थापना हुई। किसने की? तो वर्गीस कुरियन। इन्हीं के प्रेरणा से ये स्टैब्लिश हो रहा है। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। क्या माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी बड़े बड़ी चीजों के तरफ जो है एक आदमी कोई ऐसा निकला जिसने काम किया। आप सोचिए एक ही आदमी तो काम किया, जीत रहे, हार जाते तो पूरा जिंदगी गरिया थी सब। कितने लोग हारे होंगे कोई जानता ना, जीतने वाले को जानते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास करिए जीवन में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार व्यापारिक चौकी स्थापित की? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार व्यापारिक चौकी स्थापित की? तगड़ा क्वेश्चन है, गलत कर सकते हैं आप। किसके समय में? जहांगीर के समय में। इसको याद में रखिएगा। किसके समय में? तो जहांगीर के समय में पहली चौकी स्थापित हो रही है, इसको याद रखिएगा। इसी के दरबार में कौन गया था? कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय सम्राट ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है इसको आपको बताना है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा आप सभी को बताना है। अशोक ने लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने या चाणक्य ने? तो किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। ये किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, याद रखिएगा। राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। 50 बार यही क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? 6000 के लगभग इसमें श्लोक है। 60 गुण नीति, विदेश नीति दी गई है इसमें। ठीक है, विदेश नीति के बहुत अच्छे जानकार थे चाणक्य। आज भी लोग फॉलो करते हैं कि विदेश नीति को। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे। तो पढ़ा लिखा आदमी तो सब बताएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? पढ़ा लिखा जागरूक आदमी, हर देश के साथ कैसा रिलेशन है उसे पता है कि इंडोनेशिया के साथ हमारा मसाला जा रहा है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंद स्वराज नामक किताब लिखी थी? बताइए कौन ऐसा है जिसने हिंद स्वराज नामक किताब लिखी है? 1909 में ये किताब लिखी जा रही है। 1909 में हिंद स्वराज, जिसके लेखक का नाम क्या है आपको बताना है भैया। इसके लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखिएगा, बी आपसे पूछा जा सकता है, राइट आंसर के रूप में लिया जाएगा इसको। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? 62% लोग मात्र दिए हैं, बाकी क्या लगा दिए? डी लगा दिए। अच्छा, हिंद स्वराज है, 500 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, तो इसको पढ़ लीजिए। 1909 में लिखी जा रही है। ठीक है, जहाजी बैठ के लिख दिए गांधी। यहाँ से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस लिख दिए किताब। अगला क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 54। 54th क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग बताइएगा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। SST भाई योगेंद्र सर, पढ़ते रहिए रोज डेली सुबह 8 बजे। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बटुकेश्वर दत्त? तो किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज, ध्यान में रखिएगा। इसको पहले जाके अलग अलग रूपों में इसकी स्थापना हुई कैप्टन मोहन सिंह रासबिहारी बोस के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। फिर धीरे धीरे इसमें जब सुभाष चंद्र बोस जाते तो इसकी सैन्य टुकड़ी बना दी गई थी आजाद हिंद फौज के रूप में। उसी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व प्रदान कर दिया गया था पहले कैप्टन मोहन सिंह को, फिर बाद में इसको लेकर आगे बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस, जब इसका नामकरण कर दिया जाता है आजाद हिंद फौज। ध्यान में रखिएगा, इसमें झांसी टुकड़ी, गांधी के नाम से टुकड़ी, ठीक है, इन सब के नाम से, जवाहर के नाम से टुकड़ी, ये सब बनाई गई थी। ठीक है ना, गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, झांसी की रानी के नाम से, ठीक है, नेताजी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के नाम से जो है टुकड़ियां बनाई गई थी, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 55। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोग देखिए।
किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लाल बाल पाल की तिकड़ी में नहीं शामिल किया जाता? अच्छा, शामिल किया जाता है। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, इनमें कौन शामिल किया जाता है? तो लाल, बाल और पाल, ये तीनों शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना, इस तिकड़ी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर ना। खेल खेल में मजा आ रहा है, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं, खूब बढ़िया, आपको अच्छा लग रहा है ना, एकदम मौज आ जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा सभी लोग। 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? ज्वालामुखी कौन सा है बताना सिर्फ आपको, ठीक है। हाईएस्ट वोल्केनो इन इंडिया, आप सभी को बताना है। भारत में दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से? एक बैरन है, एक नारकोंडम है, दोनों कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है ना। अगर आप इसमें देखेंगे अभी भी एक्टिव कौन सा है, तो याद रखिएगा बैरन, ठीक है ना, बैरन याद में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग भी लगा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, खतरा हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए और सभी लोग बताइएगा। 57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है, इसको याद में रखिएगा। राजस्थान वाले इलाके में ये विस्तृत है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। ध्यान में रखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान में ये दोनों में विस्तृत है ये मरुस्थल, इसको याद में रखना है आप सभी लोगों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको खोपड़ी में सेव कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 देखिए भाई साहब, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भारत का कौन सा राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आप सभी लोगों को बताना है। काजीरंगा पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक या मध्य प्रदेश, आप सभी को बताना है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस में है? असम में है। असम में इस युद्ध में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में सामुद्रिक रिसर्च सेंटर स्थित है? सभी लोग बताइए, सामुद्रिक रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। सामुद्रिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है, आप सभी को बताना है। खतरनाक क्वेश्चन है नहीं? क्वेश्चन खतरनाक है, याद में रखिएगा। सामुद्रिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, ठीक है, तमिलनाडु में कहां पर स्थित है भैया? ध्यान में रखिए, तमिलनाडु में जो स्थित है वो है जहां से जलस्तर मापा जाता है, चेन्नई। चेन्नई से समुद्री जलस्तर मापा जाता है, इसको याद में रखिएगा। समुद्री जल स्तर मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में व्हेलर द्वीप स्थित है? व्हेलर द्वीप जहां पर मिसाइल परीक्षण किया जाता है, और व्हेलर द्वीप को क्या बोलते हैं? व्हेलर द्वीप का नाम बदल गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बन गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बन गया है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, और यहीं से क्या होते हैं? मिसाइल परीक्षण होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, समझ आ रही बात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? 61वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 61 सभी लोग देखो भाई, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज किस वर्ष जोड़े गए, आप सभी लोगों को बताना है। चले भाई, आर्या जी, दीपा, इंदु, अमित, हिना, आरवी, अतुल, श्वेता, आनंद, पिंकी, अनीता, सब लोग बताओ। पूर्वी, बताओ सारे लोग आंसर दो फटाफट। 1976 में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 42वें
संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में, इसमें कंफ्यूजन में नहीं रखना है, 426, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं, जरा बताइएगा। इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल मौलिक कर्तव्य इस समय कितने हैं? 11। मूल संविधान में याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, इसको याद में रखिएगा, तभी तो अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया। 62वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस? निम्नलिखित में से किस सदन को अस्थाई सदन कहा जाता है? अस्थाई सदन किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, तो अस्थाई सदन के तौर पे ध्यान में रखिएगा राज्यसभा, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखिएगा विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, भाई संसद इसको खत्म कर सकती है, संसद समाप्त कर सकती है ना, तो ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट पूछा ना, तो परमानेंट कौन है? राज्यसभा ही है। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। लोकसभा क्या है? लोकसभा अस्थाई है। अस्थाई का मतलब क्या है? अस्थाई का मतलब यह है कि ये हमेशा नहीं रहती, 5 वर्ष बाद ये भंग हो जाती पूरी तरह। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ये 6 वर्ष, लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पर भी 6 वर्ष है, बट यहाँ पर याद रखिएगा क्या मामला है। मामला ये है भाई साहब परिषद में कि इसको विधानसभा प्रस्ताव पास करके देगी, भैया इनको हमको नहीं चाहिए, इनका मुंह देखना हमको अच्छा नहीं लग रहा, हटा देगी इनको, सबको पूरा भंग हो गई, खत्म कहानी है ही नहीं। तो ये यहाँ पे मुद्दा है जो आपको माइनर तरीके से परेशान कर सकता है। ठीक है, किसका मन कहाँ लग रहा है? हाँ, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, राज्यसभा का नहीं। हाँ भैया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल होता है। समझे नहीं? ऐसा थोड़ी लोकसभा खत्म हो जाएगी 5 साल बाद, सदस्य की का काम। ठीक है, चलो, किसका था मन नहीं लग रहा था कोई पढ़ने वढ़ने? चलो, पूजा चौधरी कह रही आगे बढ़े, कहाँ चले जाएं आगे? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63वां क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग, क्या कह रहा है? भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य है? पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र या केरल? पहला राज्य जिसने इस व्यवस्था को लागू किया वो कौन सा है? तो राजस्थान है, इसको याद में रखिएगा। राजस्थान के नागौर से इसको जो है लागू किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। कब लागू किया गया था? सन ईयर कौन सा था? 2 अक्टूबर 1959। हाँ, सब लोग बोला करो, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, क्या कह रहा है? 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? राष्ट्रपति शासन किसमें है, आप सभी लोगों को बताना है। तो राष्ट्रपति शासन बताइए, 52 में है, 56 में है, 60 में है या 65 में? इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 56 में क्या है? इसमें है राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख नहीं है, लिख लो, संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है,
तो उल्लेख किसका है भाई साहब? संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है ना, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसको याद में रखिएगा। इस पे क्या लिखा गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखा गया है, इसको नोट किए हुए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, 65वां क्वेश्चन देखो भाई। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका के प्रावधान वर्णित हैं? सभी लोग बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का प्रावधान वर्णित है? भाग 4 में, भाग 5, भाग 6, भाग 8 में, किसमें वर्णित है? न्यायपालिका के बारे में बात किस भाग में कही गई है? इसमें भैया संघ की बात कही गई है, उसी में बात कही गई है, और किस में कही जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका हमारी कैसी न्यायपालिका है? तो हमारी न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। समझ आ रही बात? अच्छा, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे? यस लिखें, जो पहली बार पढ़ रहा हो। ठीक है, या पहली बार पढ़ रहा हो या बहुत लंबे समय बाद पढ़ रहा हो, जरा मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चों के सर 70 तक करवाइए, मुझको हवन करवाने जाना है, करवाने जाना है। सही काम है यार तुम्हारा, तुम पैसों आ रहा है तुम्हारे पास। पहली बार? हाँ, तुम जरूर पहली बार पढ़ रहे हो। सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मनीष ये है, मनीष। कुछ बच्चे होते अनायास वो मार खाना चाहते, 2 महीने के बाद कौन पढ़ रहा है? मधु, क्या नाम लिखा था? श्वेता विश्वकर्मा जी कह रही हम सर पहली बार पढ़ रहे। कुलदीप जी, ठीक है। जितने भी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान में रखिएगा। निखत परवीन कह रहे हैं डेली पर। म्यूजिक कौन पढ़ना चाहता है? तो म्यूजिक हम थोड़ी पढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरूर लगातार पढ़े 5 दिन। ठीक है, क्योंकि आज मैंने एक ऐसे क्लास करवाई थी जिसमें सामान्य सामान्य क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ठीक है, होता क्या है, कई बार बच्चे जब सामान्य क्वेश्चन देखते हैं उनको मजा आता है तो वो करते हैं, कठिन क्वेश्चन आता तो भागते हैं। जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ ना तो सामान्य से आपकी पूरी होगी, ना सिर्फ कठिन से। आपको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। देखो जरा, किस भारतीय ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की? श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने शुरू किया अभी बताइए? इंदिरा गांधी ने, नरगिस दत्त ने, रजनी पिल्लई ने, या वर्गीस कुरियन ने? तो अभी मैंने बात की थी इस मुद्दे पर कि वर्गीस कुरियन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, सभी लोग बताइए 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया? सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? आप लोग बताइए। तो किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने सती प्रथा के बारे में पूरी डिटेल बात की थी ना। सती प्रथा, अच्छा एक दो चीज याद रखिएगा, सती प्रथा ऐसा नहीं पूरे भारत में थी, सती प्रथा मुख्य रूप से बंगाल वाले रीजन में थी। ठीक है, मुख्य रूप से बंगाल वाले रीजन में सती प्रथा थी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? ठीक है, ठीक है भैया। तो हमें तो जल्दी बंद कर दिया गया। खेल खेल है, कभी कभी कहे आज गुरुजी बीमार हैं, अब बुखार हो गया है, और जो है आज छुट्टी हो गई, बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी उम्मीद से पहले ऑनलाइन में बंद कर देना चाहिए, मौज आ जाए जिससे। मौज देखो, मैं पहले बताता हूँ, स्टूडेंट और एस्पिरेंट की लाइफ में अंतर होता है। ठीक है ना, स्टूडेंट और एस्पिरेंट की लाइफ में अंतर होता है, इसको ध्यान। और पढ़ाएं, और पढ़ाएं क्या, बताओ जरा, मजाक ना करना। चलो कल ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब आज छुट्टियाँ कर देते, बहुत गर्मी लग रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
अमित दीक्षित को क्या मिल गया है? सोना। ठीक है। अतुल यादव को चांदी, स्वप्निल विश्वकर्मा को मिल गया है कांसा, गायत्री को मिल गया है तांबा। ठीक है। मेहर, सुषमा देवी, ख्वाजा दाऊद। ठीक है। 301 लोग कुल मिला के पार्टिसिपेट किए हैं। 8 बजे आप सभी लोगों को डेली आना है। ठीक है। प्रणव दास, आर्मी लवर भी हैं, अजीत जी हैं, वंदना जी, सब लोग देखो लगातार पढ़ो और सबके लिए बेनिफिट। देखो कितने लोग एक ही क्वेश्चन किए, गलत होके भाग गए, कह देवे नहीं करेंगे। इससे आपको निजात पानी पड़ेगी। कमेंट करके हमें जब क्लास बंद हो जाए जरूर बताना कैसी लगी क्लास। सर कैसे लिंक करे समझ नहीं आ रहा। 2023-25 डीएलएड दे रहे। कौन नागमणि ले रहा है? नाग को नागमणि मिलेगी ना, काहे सब उल्टा पुल्टा काम करते हो हैं? कल आप सभी लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें करेंट अफेयर और एसएसटी के क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाऊंगा। उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है। वो क्लास थोड़ा सा हो सकता है वो 2 घंटे पूरी चलेगी। ठीक है। 2 घंटे पूरी क्लास चलेगी। आज की क्लास 2 ही घंटे थी, लेकिन आप लोग कह रहे छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, कई सारे लोग कहे छुट्टी कर दो, तो हम छुट्टी कर दे रहे हैं। ठीक। हाँ, ये क्लास सबके लिए है, चाहे पीआरटी के लिए हो, चाहे टीजीटी के लिए हो, चाहे जूनियर के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए हो, या कोई और एग्जाम देख रहे हो, बिहार एसआई देख रहे हो, कौन देख रहे हो, सब में आएगा। इसको ध्यान में, कल भी क्लास होगी सुबह 8 बजे से ही होगी। ठीक है ना। इवेंट बन चुका है, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। ठीक है। टीचिंग वाला पर इसी पर इवेंट बना हुआ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक। बस आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, कंटिन्यूटी के साथ काम करते रहना है। मैं आप सभी को अब मिलूंगा कल भैया। ठीक है। और एक चीज़, जैसे आपके कोई सवाल रहे तो आप उसको भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। सवाल आपके जवाब हमारे, इस पर आप क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे जो वहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। कल मैं कोशिश करूँगा करवा देने के लिए, जो भी आज और कल के क्वेश्चन होंगे उनको मैं करवा दूंगा कल की क्लास में। ठीक है ना। ठीक। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।